नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 11 फरवरी। 11 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर। फिर है हमारा इंडिया और रशिया के रिलेशंस, वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, राजकोषीय समेकन और लाल चंदन। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर। म्यूनिसिपैलिटी या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी जो है मेयर के जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर दोष ये लगा रही हैं कि भाई जो मेयर के चुनाव है उसमें रुकावटें आ रही है। देखो यार, अभी आप भी जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी जो है काफी न्यूज में रहती है। म्यूनिसिपैलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से तो नहीं लिखी हुई थी। जब पंचायत को ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, सेम उसी टाइम पीरियड में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत म्यूनिसिपैलिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया पार्ट 9A बना के, आर्टिकल 243 से 243 तक, जिसको नगर पालिका एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें टोटल 18 नंबर ऑफ आइटम्स है। 18 नंबर ऑफ जो है वो एक ऐसे विषय हैं जिस पर रूल कौन बना सकता है, जिन टॉपिक्स पे रूल बना सकती है म्यूनिसिपैलिटी। देखो, म्यूनिसिपैलिटी के जैसे आप पंचायत में पढ़ते हो कि पंचायत में जो ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में ये रूल होता है कि जो वहां का सरपंच होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। ऐसे ही जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं वो भी लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। उसमें पूरे म्यूनिसिपैलिटी में अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं, उन्हें हम वार्ड्स कहते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर वहां पर अपने हिसाब से इलेक्शंस कराती है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। यहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं होता, स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे पूरा काम कराती है। क्या होता है यहाँ पर कि पूरे हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बना दी जाती है, जिला योजना समिति, जिसके तहत वो सारे के सारे काम देखती है यहाँ पर। लेकिन आज भी 9 स्टेट्स में ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक नाम की बना दी गई है, काम कुछ भी नहीं है उसका। 15 स्टेट्स के अंदर तो ये कुछ काम है ही नहीं। मतलब एक तरीके से जो एकीकृत योजना तैयार करनी होती है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने कोई योजना तैयार नहीं करी है। और लोकल गवर्नमेंट जो हमारी होती है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट ही कहते हैं, इनका जो पूरा एक व्यय होता है, सरकारी व्यय, केवल 2% है, जो कि बहुत ही कम है। अधिकांश जगह पर यहाँ पर जो इनका वित्त पोषण होता है वो बाहर के स्रोतों पर ज्यादा निर्भर होता है। और राज्य और केंद्र सरकार के ऋणों और अनुदानों से लगभग 80.95% इनको राजस्व प्राप्त हो जाता है। तो आज के टाइम पे बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ एक तरीके से एक नाम की एक बना के रह गई है। और इनको जो है पैसा बांटने की जिम्मेदारी एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन किसकी होती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नर द्वारा हर 5 सालों बाद बनाई जाती है। और यही स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एडीसी, टीएसी, एडीसी और टीएसी पता है ना? टीएसी क्या होता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और एडीसी बनी हुई है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इन सब में मनी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी इसी स्टेट फाइनेंस कमीशन की होती है। ठीक है। और कई जगह पे ऐसा मानना है कि भाई सार्वजनिक प्रतिक्रिया के डर से यहाँ पे स्थानीय की जो सरकारें हैं वहां पर जो है वो लोग कई बार शुल्क लेने से के लिए अनिच्छुक होते हैं। ठीक है, कई बार उसको ज्यादा शुल्क जो है वो लेते भी नहीं है। तो स्थानीय सरकारों को जो कार्यालय और लिपिक जैसे कार्यक्रम कम कर्मचारी होते हैं, उनकी भी काफी आवश्यकता होती है। लेकिन वहां पर कर्मचारियों की जो संख्या है वो भी बहुत कम है, स्टाफ बहुत कम अमाउंट में है। और लोकल सर्विसेज जितनी भी दी जाती है उसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। सेंटर का जो एक वर्चस्व है ना वो कुछ ज्यादा है यहाँ पर।
आपराधिक तत्व और ठेकेदार जो है वहां पर, वो भी उस टाइम पीरियड में जब इलेक्शंस होते हैं तब बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स को, कहते हैं ना, उनको आकर्षित करते हैं अपने यहाँ पर। आपराधिक तत्वों को यहाँ पर लेके आया जाता है, करप्शन के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा काम करवाया जाता है। और क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट उतना ज्यादा काम करती नहीं है, तो उनके जो इलेक्शन होते हैं वो भी अक्सर देरी में होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल टाइम टू टाइम होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है ना, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ऐसा नहीं होता है। प्लस जो है, फिर अगर जिसे हम कहें कि भाई गांव में ऐसा हो कि वहां पे थोड़ी सी लिटरेसी लेवल लो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शहर है वहां पर भी उच्च स्तर की साक्षरता है, अच्छी खासी लोगों की एजुकेशन है, उसके बाद भी यहाँ पर लोग उतना रुचि इस काम में लेते ही नहीं है। ठीक है, सरकार ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था कि विमेन को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी, तो 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दे दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ, वुमेन के रिजर्वेशन देने के बाद भी या तो उनके हस्बैंड, या तो उनके फादर, या तो उनके ब्रदर, वही मेन हेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सरपंच पति। ठीक है, तो मेल रिलेटिव्स जो होते हैं वो एक्चुअल पावर को हेल्ड करते हैं। जो महिला है वो नामात्र की रह जाती है। वास्तविक शक्ति यहाँ पर उनका कोई भी पुरुष रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर संभालता है। तो बेसिकली बात ये है कि 73rd और 74 दोनों ही एक्ट को जिस नियमित रूप से लागू करने की बात की गई थी, वो ज्यादा करने की जरूरत है। और जो फाइनेंस कमीशन है वो टाइम टू टाइम बनाने की जरूरत है। और इसी, क्योंकि इसी की जिम्मेदारी है। देखो, फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में लिखी हुई, इसकी जिम्मेदारी है स्टेट और सेंटर में पैसा डिवाइड करना। अब सेंटर ने स्टेट को दे दिया पैसा, अब स्टेट में आगे बटेगा पंचायत में और म्युनिसिपैलिटी में, ये जिम्मेदारी है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो ये तभी हो सकता है जब वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस के तहत बनाई जाए और सारी की सारी तरीके से यहाँ पर रेवेन्यूज को डिवाइड किया जाए। इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली होने को हो, कि भाई हमेशा लोकल इलेक्शन रेगुलरली हो, कोई डिले ना हो उसके अंदर। जैसे बाकी बड़े बड़े इलेक्शंस में हमारा कोई डिले नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाले इलेक्शंस भी यहाँ पर टाइम टू टाइम होने की जरूरत है। टाइम टू टाइम समझ रहे हो ना सब लोग? टाइम टू टाइम से मेरा यहाँ पर बिल्कुल मतलब है कि जैसे 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो बिल्कुल 5 सालों बाद नेक्स्ट इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से देर इज अ नीड कि इलेक्शंस प्रॉपर टाइम से हो। ये तो आप भी मानते हैं कि इलेक्शंस में डिले तो यहाँ पर होता ही होता है। प्लस जो ग्राम सभा का पूरा कमिटीज है, ग्राम सभा भी हमारे यहाँ बनी हुई है, ग्राम सभा की कमिटीज हो गई, इनको भी रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज का मतलब उसमें जो चेंजेस हम ला सकते हैं, ठीक है, रिवाइटलाइज कर सकते हैं, उनको भी करें। सोशल मीडिया को डिस्कशन का ग्रुप बनाए, यहाँ पर स्ट्रक्चर को अच्छा बनाए। और लोकल गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं उनके कामों को ट्रेनिंग, वर्कशॉप और पूरा कंसल्टेंसी के तहत उनको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत है। समझते हैं सब इस चीज को कि ये तो सब लोग मानते भी होंगे, आप सभी लोग, कि इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो यही इस तरीके की आप चीजें याद रखिएगा। बाकी सोसाइटी को भी इन्फॉर्म करें कि भाई क्या रोल है, कहाँ से पैसा आ रहा है। एनजीओ और सिविल सोसाइटीज जो होती है उसमें लोगों का जो लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है सरकार द्वारा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो गवर्नमेंट को यहाँ पे लेने की जरूरत है इस पूरे के लिए। तो ये भी जरा याद रखिएगा। या आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 36 हैं भारत के अंदर। और फिर उसमें अलग अलग डिविजन्स बनी हुई हैं। डिविजन्स में भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, ब्लॉक और तहसील से ये पंचायत चलती है। फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, ये ऐसा एरिया होता है जो अभी पंचायत से कन्वर्ट होकर थोड़ा सिटी की फॉर्म में बना है। फिर म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि काफी बड़ा रीजन होता है, अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा होती है। और उसके बाद इन सब में वार्ड्स बनाए जाते हैं ताकि इलेक्शंस को इजीली कंडक्ट किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर पूरा भारत सरकार का पूरा एक सिस्टम। आपसे एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर कहाँ बनी है, क्या कब कब बनी है, कौन से एरिया में बनी हुई है। ठीक है भाई? सो म्यूनिसिपैलिटी का टॉपिक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि म्यूनिसिपैलिटी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, नहीं।
पंचायत से हर बार आते हैं, पर अभी म्युनिसिपैलिटी न्यूज में है, सो इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। आप कह सकते हो इनमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 60% से ज्यादा है, और 2011 सेंसस के हिसाब से जो म्युनिसिपैलिटी हैं, इनकी पॉपुलेशन करीब करीब पूरे भारत की 31% में योगदान देती है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय सरकार कहा जाता है इनको, और ये पूरा का पूरा स्टेट के अंडर आता है। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों दोनों ही स्टेट के अंदर आता है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं इसमें, आप लिख लो अपने प्रीलिम्स के लिए, कि पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनाई गई थी? मद्रास में। दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे में, और तीसरी कैलकाटा में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है वाइसराय थे उस समय के, उन्होंने अपना एक रिजोल्यूशन पास करा था 1882 में, जिसमें उन्होंने यहाँ पर ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको एस्टैब्लिश करने की बात कही थी। इसीलिए हम लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते इंडिया में बना दी गई लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, लोकल गवर्नमेंट का मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, ये शहरी जो है स्थानीय यहाँ पर जो सरकारें हैं, ये तीन तरीके से हैं। अगर स्टेट के अंदर कोई बनी हुई है तो उसके लिए कौन संभालेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय। उसके बाद अगर कैंट एरियाज है, कैंटोनमेंट बोर्ड सुने होंगे ना, उसके शॉर्ट में कैंट लिख रही हूं मैं, तो कैंट एरियाज के लिए कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और तीसरा यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी सारी केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये भी लिख लेना, तीन तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई। ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने इलेक्शंस भी लड़ने हैं इसके, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल आपकी एज यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है इसके लिए। राइट एवरीवन, ये सब आपसे पूरा का पूरा जितना भी है इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कैंट एरियाज पे भी आ सकता है। कैंट एरिया में 2006 में कैंट एरियाज को स्टार्ट किया गया था, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैंट एरियाज 2006 में आए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं प्रॉपरली। इसमें जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अपॉइंट करते हैं कैंट एरिया में कौन कौन से हेड रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा बनाया जाता है। बाकी एक याद रखिएगा, पूरा जितना भी एरिया आपको मैं बता रही हूँ ये सारा, ये अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करती। अरुणाचल प्रदेश में इनका कोई भी लेना देना नहीं है, लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश में नहीं एग्जिस्ट करती। राइट, ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। बाकी कुछ कोट्स भी पूछे जाते हैं, कोट्स भी मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट कुछ। यहाँ पे पूछते हैं कि भाई एक ऐसी अर्बनाइजेशन जो इकोनॉमिकली काफी ग्रो करती है, इकोनॉमिक, वो है चाइना की, ठीक है। कई बार इनको अर्बनाइजेशन को ये मैं वर्ड्स दे रही हूँ, आप इसको मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हो। इसको आप कह सकते हो दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। या लिख सकते हो अर्बन सेंटर्स एक्ट एज, कैसे? ग्रोथ पोल्स, है ना, दे सपोर्ट द रूरल एरियाज। तो आप ये सब टर्म्स जो है वो ये अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो कहीं पर भी, तो इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एवरीवन, चलिए सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड आर्टिकल है हमारा इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर। इंडिया और रशिया के रिलेशंस में यहाँ पर जो है रुपए और रॉबल का मैकेनिज्म है, उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइड क्या किया गया कि अब जो है हम यहाँ पर जितने भी हमारे ड्यूज बचे हुए हैं, जितना भी हमारा एक दूसरे के ऊपर बकाया राशि है, उस बकाया राशि को हम डॉलर और यूरो में सेटल नहीं करेंगे, हम रुपए और रूबल का जो अग्रीमेंट है उसमें करेंगे। ये पहली बार 1953 में इंडो सोवियत ट्रेड अग्रीमेंट में भी बात किया गया था, और उसके बाद से इंडिया और सोवियत के बीच में जितने भी यहाँ पर कह लो कि आप जितने भी यहाँ पर ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं, पेमेंट्स हुई हैं, वो इंडियन रुपीज में हुई थी, ठीक है। तो यही अग्रीमेंट है यहाँ पर। इसमें क्या है कि यूएसएसआर का जो एक स्टेट बैंक है उसको अपने इंडिया में कोई यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? बैंक बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही
जो है यूएसएसआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी अपना अकाउंट मेंटेन करना होगा। ठीक है। वोस्त्रो अकाउंट होता है यहाँ पर, जो कि आपको डोमेस्टिक करेंसी में अगर भुगतान करना है उस स्टेट की, तो आपको वोस्त्रो अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, यूको बैंक होता है एक इंडियन गवर्नमेंट का, यूको बैंक, ताकि वो रशिया के गैज़प्रोम बैंक में यहाँ पर खाता खोल सके। वोस्त्रो अकाउंट जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि विदेशी बैंक घरेलू मुद्रा में एक भारतीय बैंक के साथ खोलता है। वोस्त्रो अकाउंट क्या चीज होती है, जिसमें फॉरेन बैंक जो होता है वो एक इंडियन बैंक के साथ यहाँ पर खाता खोलता है, जैसे यूको बैंक और रशिया का गैज़प्रोम बैंक ने खोला है। फॉरेन बैंक कौन सा हो गया, रशिया का गैज़प्रोम बैंक, और इंडियन बैंक कौन सा हो गया, यूको बैंक। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर वोस्त्रो अकाउंट। ये भी पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट में आ सकता है। अभी रुपए और रूबल में मैकेनिज्म तैयार हो रहा है जो यहाँ पर, जिसमें जो ट्रेड का टर्नओवर है वह 130% जो है यहाँ से बड़ा है ना, और $17 बिलियन तक गया है। पहले $3.2 बिलियन था, अब $17 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। इंडिया जो है रशिया से 64,623 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इंपोर्ट कराती है, जो कि इतना इंपोर्ट आप देख सकते हो। और एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, 23,000 कुछ का, मतलब जो अच्छा खासा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हम इनके साथ डेफिसिट में चलते हैं। इंपोर्ट हम ज्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट रशिया को हम कम करते हैं। तो टोटल जो है ट्रेड होता है वो 88,000 का होता है। 88,000 करोड़ का ट्रेड करते हैं यहाँ पर, अच्छा खासा। और आप जानते हैं कि रशिया की गुड्स में हम लोग सबसे ज्यादा रशिया का क्रूड ऑयल जो यहाँ पर है उसको यहाँ यहाँ पर बुलाते हैं, हम लेते हैं उनसे। साथ ही साथ जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो भी 2018 में हमने डील साइन करी थी, वो भी हमने उनसे लिया है। उसके अलावा सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट हमने उनसे लिया है, प्लस उसी के साथ साथ MiG-29 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए ये लिए हमने। तो ये सारे भी हम लोगों ने यहाँ पर उनसे लिए हुए हैं, राइट। और इसी के लिए हम लोगों को यहाँ पर अब क्या करना होगा, रुपए और रूबल जो उनकी करेंसी है, दोनों को एक अट्रैक्टिव बनाना होगा, ताकि जितना भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उनको कवर अप किया जाए यहाँ पर। ठीक है। और इससे जो है यूएसए और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया ने, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब भी इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन में रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं हुआ था, कोई वोट ही नहीं दिया था, एब्सटेन करा था हम लोगों ने। एब्सटेन का मतलब क्या होता है कि अनुपस्थित रहे थे हम लोगों ने, वहां पे कोई वोटिंग नहीं करी थी। ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सचेंज रेट पहले सॉल्व नहीं हो रहे, एक्सचेंज रेट को हमें पहले यहाँ पे सॉल्व करना होगा। और इंडियन बैंक्स को जो है यहाँ पर हमेशा चिंता में ही रहते हैं कि भाई वो रुपए और रूबल की पेमेंट सिस्टम को कैसे सेटलमेंट यहाँ पे दिया जाए। ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम है यहाँ पर इस चीज को, लेकिन अग्रीमेंट भी चल रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से इसमें और इम्प्रूवमेंट करके, जो यूएसए और यूरो की यहाँ पर डोमिनेंस हमेशा से चलते है, यू ऑल नो हमेशा से डोमिनेंस रहती है, अनडाउटेडली हमेशा से ही डोमिनेंस रहती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना ये चीजें की जाती हैं कि वी कैन डू इम्प्रूवमेंट इन दैट, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना बात को, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट आता है हमारा, नीति आयोग ने यहाँ पर एक सेंट्रल बोर्ड बनाया है जो कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रमोट करेगा। अभी क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए आपको अलग से वोकेशनल एजुकेशन बनाने की, अलग से बनाने की जरूरत है। देखो पता है क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन, जैसे सीबीएसई हमें पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हर चीज तैयार करके देती है हमारी एजुकेशन के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस सबके लिए तैयार करती है ना। ऐसी वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, एक स्पेसिफिक चीज से जुड़ी हुई, एक पर्टिकुलर चीज से, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन में भी क्या अलग अलग कैटेगरीज आती है, C++ सीखना है, पाइथन सीखना है, इसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए होती है। ठीक है। आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए यहाँ पर सीख सकते हो। बहुत सारे इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, और सबसे फेमस इसका लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा जो है वो रन करता है इस तरीके से। और इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली, उतना स्ट्रांग नहीं है।
और ये बेसिकली पता है क्या होती है, कि आपको सीधे जॉब के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर प्रिपेयर करती है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये पूरा इस ये काम कराती है आपको डायरेक्टली एजुकेशन। आपको आपको सीधे आप कह लो कि आपको सीधे एक आर्टिस्ट बना के छोड़ती है। आपको आर्ट के लिए हो सकता है, वो एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। हर कंट्री अपना अपना इसको मॉडल बनाती है। और सबसे पहली कंट्री जिसने इस पूरे को स्टार्ट किया था वोकेशनल एजुकेशन को, वो है अर्जेंटीना। देख लीजिए अपने नोट्स में, अर्जेंटीना स्टार्टेड दिस एट द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसको जो है और कंट्रीज ने अडॉप्ट करना शुरू किया। ठीक है, इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको संभालती है। स्किल्स क्वालिफिकेशन अलग से बनाई गई है इसके लिए। अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम करती है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर अपने इंडिया में काम चलता है। और आपको डायरेक्टली एजुकेशन में आपको डायरेक्टली प्रमोट करती है ये। आप यूं कह लीजिए कि आपको डायरेक्टली जॉब दिलवाएगी। स्कूल के डायरेक्टली बाद, स्कूल के साथ साथ भी किया जा सकता है। इवन यू कैन डू इट विद स्कूल ऑल्सो। ठीक है, उसे हम कहते हैं, या फिर इसको हम और एक और नाम से कहते हैं, करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। कुछ साइंस में हो गया, कुछ रेलवेज में हो गया काम करने के लिए। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में जो इस तरीके से चलते हैं और एजुकेशन प्रमोट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उतनी अवेयरनेस है ही नहीं आज के टाइम पे। सिखाने वाले लोगों की इतनी कमी चल रही है। ट्रेनर्स बहुत कम है। क्वालिफाइड ट्रेनर्स जो होते हैं इसको यहाँ पर करने के लिए, वो बहुत कम है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उतना अच्छा करिकुलम डिजाइन नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो अभी ये सारी चीजें उतना अच्छे में है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं बात करूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी 1854 में, वुड्स डिस्पैच के नाम से। वुड्स डिस्पैच के समय में पूरा इसको लेकर के आया गया था। ठीक है भाई, तो ये है पूरा, एक याद रखिएगा, इस पूरे से भी सवाल बन सकता है, मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है भारत में, वो काफी बढ़ रही हैं आज के टाइम पे। इनकी क्वालिटी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं तो मैं 2000 करोड़ से ज्यादा का इंक्रीज आया है पिछले साल में। 5 इयर्स के अंदर बात करें तो आप भीम यूपीआई सब यूज करते हैं, है ना। देखो मैं तो कहूंगी कि पेटीएम, फोन पे, सबके अलावा देखो, पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो पेटीएम कौन ओन करता है। पेटीएम के अभी जो हेड हैं वो तो वैसे विजय शेखर शर्मा है, राइट। ये नोएडा में ही बेस्ड है। 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम का मतलब क्या होता है, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पूरा काम किया जाता है। और ये 2010 में बनी थी, नोएडा में ही इसके हेडक्वार्टर है। लेकिन ये इंडिया और जापान दोनों में काम करती है। इसमें बहुत सारे शेयर्स जो है वो काफी ज्यादा इंडिया के, मतलब मान के चलो कि आप अभी यहाँ पर, चाइना का भी काफी ज्यादा इसके अंदर योगदान है। चाइना का भी इसमें काफी अच्छा अमाउंट में कह लो कि स्टेक्स हैं उसके यहाँ पर। ठीक है, अब फोन पे भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फोन पे भी यहाँ पर 2015 में स्टार्ट हुआ था। समीर निगम, राहुल चारी और बुडिजिन इंजीनियर ने यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट किया था। समीर निगम अभी बेसिकली इसके हेड भी है। 2015 कर्नाटका बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर है। यूपीआई के तहत ये पूरा चलता है। ये अभी कौन ओन करता है, फोन पे को कौन ओन करता है। फोन पे को ओन करते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सबको पता है, वॉलमार्ट की ही एक टाइप है फ्लिपकार्ट। तो वो उसको ओन करता है। और ये कैसी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। तो फोन पे यूएसए का हो गया। पेटीएम में ज्यादातर स्टेक्स यहाँ पर चाइना के हैं। तो यहाँ पर गूगल पे में गूगल का पूरा ओन है। तो इंडिया की अपनी ऐप कौन सी है, इंडिया की अपनी ऐप है भीम यूपीआई। ये भारत सरकार की है भीम यूपीआई। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भीम यूपीआई को यूज करें। मैं खुद यहाँ पर जो है भीम यूपीआई को प्रॉपरली यूज करती हूँ, रादर देन यूजिंग पेटीएम और बाकी एप्स को ट्रांजैक्शन के लिए, बिकॉज ये इंडिया की खुद की ऐप है भीम यूपीआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम। भीम की फुल फॉर्म है, ये भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है, जो आप जानते भी हैं उनको। ये है इसकी फुल फॉर्म, भारत इंटरफेस
फॉर मनी। और यूपीआई तो आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हर वक्त करते हैं हम लोग। इसको डेवलप किसने किया है? इसको एनपीसीआई, सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये एनपीसीआई बनाती है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 2016 में बनाया गया था। ये आपके आईओएस में भी चलेगा, आपके एंड्रॉइड्स में भी चलता है, और 20 लैंग्वेजेस में आपके पास ये अवेलेबल है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, आप अगर 1 रुपए से 1 लाख तक कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कुछ पैसा नहीं लगता है इसके अंदर, आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होती है। ठीक है भाई? तो इस तरीके से यहाँ पर ये अब बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है? तो अब पिछले 5 सालों में अगर बात करूँ तो भीम यूपीआई काफी अच्छा अमाउंट में निकल के आया है। 12.98 लाख करोड़ जनवरी 2023 जो अभी पिछला निकला है, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन किए आप देख सकते हो। एंड अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपनी इंडिया की ऐप को यूज करें, रादर देन यूजिंग दी अदर कंट्रीज ऐप, या किसी और की सब्सिडरी को क्यों यूज किया जाए, है ना? तो अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत आप जानते हैं कि बहुत इजी मोड है, कन्वीनियंट है हमारे लिए, बहुत जल्दी हम इसको आराम से कभी भी हमारा मन है इसको हम यूं कर देते हैं आईएमपीएस के तहत। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड्स का ट्रांसफर हो जाता है 24/7, आप कभी भी कर सकते हो, चाहे बैंक की हॉलीडे है चाहे कुछ भी, आप कभी भी ट्रांजेक्शन करो, लाइक कभी भी करो ना, सबको ही पता है ये चीज। तो आप रात को करो, आप दिन को करो, कभी भी करो, कोई नहीं पूछ रहा। इसे ही हम क्या कहते हैं? आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके। और बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी बड़ा है, लोगों का इंक्लूजन काफी बड़ा है, लोग फोन में अपने अकाउंट्स वगैरह पेमेंट्स बनाना ये सब बड़े लोग सीख रहे हैं इन चीजों को। ट्रैवलिंग कॉस्ट और ये सारी चीजें जो है, अब जो अब बैंक में जाना करना, ये सारी चीजें काफी रुक गई हैं, और लोग अब काफी चीजें जो है फोन से ही करने लग गए हैं। वॉइस मोड से भी अब तो काफी चीजें होने लगी हैं, आईफोन वगैरह में तो खैर काफी टाइम से ये चीजें होती हैं, तो ये सब भी अलाउ कर दिया गया है। और गवर्नमेंट के पास भी पता है भाई किसका कितना कहाँ पे पैसा जा रहा है। ठीक है? हर एक को पूरी फेक फेक पेमेंट जो है वो कम होनी शुरू हो गई है, गवर्नमेंट को ट्रांसफर्स की जानकारी यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है, स्पीड बढ़ गई है, डिलीवरी की टाइमिंग जो होती है वो काफी अच्छी हो गई है। देखा है ना आप लोगों ने ये चीज, कि टाइमिंग जो है वो हमारी काफी इंक्रीज हो गई है, चीजों को देने की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। राइट? तो ये काफी चीजें इंक्रीज हुई हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी चीज है, और बेटर ही होंगी। तो ये आप याद रखिएगा सारी चीजें, ये सब इम्प्रूव हुआ है। बाकी देखो, टोल का कलेक्शन भी बढ़ा है ना? अब जब टोल्स वगैरह पे रुकना होता था, अब तो आप क्या करो, मतलब ऐसा जो है हम तो यही करते हैं कि हमें कभी भी टोल से भी से गाड़ी से जाना होता है तो टोल प्लाजा पे हम पहले ही यहाँ पर अपना फास्ट टैग से रिचार्ज करके जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि आपको कहीं पर भी स्टॉप नहीं होना पड़ता, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता। बाकी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आप कोई भी यहाँ पर जो है, आपने अपना इंटरनेट बैंकिंग करना है, मोबाइल बैंकिंग करना है, मोबाइल एप्स को रिचार्ज वगैरह कुछ भी करना है, आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट वे हमारे सामने निकल के आ गया। अगर सेफ और सिक्योर भी अगर आपको सही तरीके से यूज करना आता है, नहीं अगर तरीके से यूज करना है तो डेफिनेटली आपके लिए क्या काम करता है, फ्रॉड्स भी एक हमें ये देता है। अनडाउटेडली आई वोंट से कि फ्रॉड्स नहीं होते हैं, डेफिनेटली फ्रॉड्स होते हैं, बट वो हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी जानकारी है। हमें सरकार द्वारा बहुत न्यूज, हमें एड्स, और हमें हमेशा अवेयर बनाने की कोशिश की जाती है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना अवेयर रहना है। ठीक है भाई? ये आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर जो है मिलियंस में, वो इंडिया में ही किया गया है। राइट एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बजट के अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की है, राजकोषीय समेकन की बात की गई है। राजकोषीय समेकन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट चल रहा है, जो गवर्नमेंट में घाटा चल रहा है, उसको कम करो और उसको पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है? पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। ठीक है? राइट? पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश और ज्यादा की जाती है इसमें। जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एक कर्जा चल रहा है, डेट जो चल रहा है, उसके रेशो को कम करने की कोशिश की जाती है, इसे कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। इसमें मैं बता देती हूँ क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखो, फिस्कल कंसोलिडेशन को और ज्यादा ठीक करने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पर एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन, 15th बनी हुई है, एनके शर्मा उसको हेड कर रहे हैं, उसके अलावा 16th भी अभी आएगी आगे। तो 15th फाइनेंस कमीशन का काम यही होता है। ठीक है? फाइनेंस कमीशन इसी तरीके से काम करती है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर तरीके से
कैसे हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कंसोलिडेट किया जा सकता है। तो ये इसकी जिम्मेदारी होती है और ये फाइनेंस कमीशन ही बता के देती है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट जो है वो एक हेल्थ अपनी इंप्रूव करे। जैसे हम कहते हैं ना, तबियत खराब होगी तो आपको वापस अब वीकनेस आ गई, अब ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। तो यही है, जब जब एक इकोनॉमी वीक हो जाती है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करनी होती है कि हमारा जो डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो और रिफॉर्म्स लेके आए और ठीक करने की कोशिश करे। सबको सब्सिडीज मिले, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिले, जीडीपी का रेशो बढ़े। इसे हम कहते हैं यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन। सीधी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, ये आपको बाकी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बता रही हूँ उसी को याद रखना, एक तरीके से यही पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैंने समझाया ना उसी टॉपिक को याद रखना, ये है बेसिकली मीनिंग इसका। टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा आए, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, टैक्स का बेस, जीडीपी रेशो, गवर्नमेंट की सब्सिडीज लोगों को मिलना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उनके यहाँ पर डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो सारी चीजें प्रॉपरली हर एक व्यक्ति को जो उनकी जरूरत है उनके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। इसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसमें वो नए नए तरीके ढूंढते हैं यहाँ पर, ताकि हम इन चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। सरकार ने यहाँ पे काफी कोशिश भी करी है, गवर्नमेंट हमारी काफी कोशिश करती रहती है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, ये सरकार इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए नई नई चीजें हमेशा लेके आती है, और अभी के इसमें भी लाया गया है। ठीक है, तो बस वही है इसके अंदर कि कोशिश इसके ऊपर की जाती है, इस तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कि हम कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है लाल चंदन। यहाँ पर अभी लाल चंदन की स्मगलिंग सबने देखा है ना, यहाँ पर पुष्पा, पुष्पा देखी है ना सबने, लाल चंदन दिखाया था उसमें भी। बस वही है, यहाँ पर काफी ज्यादा इसकी लाल चंदन की यहाँ पर जो है वो स्मगलिंग हो रही है, और इसको कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, यूएसए में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये यहाँ पर डेटाबेस कौन निकाल के देता है, साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये यहाँ पे बताती है कि भाई क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, किसका इलीगल स्मगलिंग की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड किसका किया जा रहा है, तो ये बताती है। ये लाल चंदन भारत के अंदर आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा। आपको याद है ना, वो मूवी भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड थी, तो सबसे ज्यादा आपको लाल चंदन मिलेगा ही वहीं पर ही। जहाँ पे कहा, चित्तौड़, कडप्पा, नंदयाल, डिंडोर, प्रकाशन, आंध्र प्रदेश में यहाँ यहाँ पे मिलता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा ट्री की स्पीशीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इलीगल उनको काटना, उनकी हार्वेस्टिंग करना, आगे दोनों जगह पे इसकी डिमांड होती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी, वहां पे इलीगल तरीके से बेचना। एक्चुअली होता है कि बहुत कम स्लो ग्रोइंग ट्रीज होता है, प्रॉपरली 25 से 40 सालों में प्रॉपर अपने आप को ये ग्रो करता है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है लाल चंदन की इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसी रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पे जो है वो फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट बनाने में, टेक्सटाइल्स और मेडिसिन के लिए तो काफी ज्यादा इसका इलीगल मार्केट भी बन चुका है आज के टाइम में। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, इसकी जो है बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की सूचना देखी गई है 2018 में। निकट संकटग्रस्त के रूप में भी इसको बोला गया है। इंडिया में कोशिश भी की गई है, बिल्कुल। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट आती है उसके तहत प्रोटेक्शन की भी कोशिश की गई है, इसकी कोई कल्टीवेशन और सारी जो चीजें हैं इसको रोकने की सरकार ने कोशिश भी की है। आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट एक्ट भी पास करा है इसी के तहत यहाँ पर, ताकि इसको जो है अगर कभी भी इसके ऊपर कोई भी ऐसा करता है, लाल चंदन को यहाँ पर अपराधी उसके ऊपर होता है, तो उस अपराध को यहाँ पर गैर जमानती बनाया जाए। ठीक है, इस पर कोई जमानत ना मिले। ठीक है भाई, तो ये जो लाल चंदन है यहाँ पर बहुत, इसमें एक इसका रंग और इतना अच्छा होता है कि पूरे एशिया में इसकी उच्च मांग है, चीन और जापान में काफी मांग है इसकी। इसके जो गुण होते हैं उसकी वजह से इसका कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, मेडिसिन में, फर्नीचर बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, काफी जगह इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा है कि 50 लाख से 1 करोड़ है इसका इंटरनेशनल मार्केट में पूरा प्राइस, 1 टन रेड सैंडल्स का 50 लाख से 1 करोड़। ठीक है भाई, तो ये इसलिए ही यहाँ पर स्मगलिंग ज्यादा हो रही है नॉर्थ ईस्ट और भूटान के तहत, इसके थ्रू इंडिया, जापान और चाइना के रीजन में इसकी स्मगलिंग अच्छी खासी की जाती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर हमारा क्या चीज होती है, इस पे आप क्वेश्चन यहाँ पे रीड करो। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें होते हैं, और अगर आप उसको सीड के थ्रू लेके आओगे तो वहां पर अच्छा खासा एक
अपने आप ही प्लांट को एक न्यूट्रिशन मिलना जाएगा। ठीक है, प्लांट को एक न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, ये आप रीड कर सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, सूक्ष्मजीवी पदार्थ होते हैं, जब इसको आप सॉइल में ऐड करते हो तो इनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और पूरा यहाँ पर अपने आप ही ना सॉइल की जो एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। इसका कंट्रोल करने के लिए 1985 में सरकार ने प्रॉपरली इसके लिए जो है यूज किया था इसको। जैसे एग्जाम्पल भी इसके लिए आप दे सकते हैं राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्योंकि ये जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को एक सॉइल में फिक्सेशन कर सकते हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, उनके तहत इनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। इसे कहते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल में, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको काफी अच्छा ग्रो करता है। और राइजोबैक्टीरिया तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इको फ्रेंडली है ये सारे। ठीक है, या आप एक और होता है एजोटोबैक्टर, इसको आप यूज कर सकते हो बहुत सारी जगह पे, मिलेट्स में, मेज में, कॉटन में, पोटैटोज में, बहुत सारी जगह यूज किया जा सकता है। बाकी फॉस्फेट के लिए भी होता है। तो सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट आता है जुपिटर के ऊपर। जुपिटर के मून की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 92 मून्स आ गए हैं जुपिटर के, जिसकी वजह से यहाँ पर अब सैटर्न के पहले 82 हुआ करते थे, उसको बीट करके जुपिटर टॉप कर गया है, जो कि मिनी सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहा है। इसके दो चार इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े मून्स हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टियो। तो जुपिटर आज के टाइम पे टॉप करता है मून्स के मामले में। जुपिटर के मून्स 92 हो गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई जगह पे आपको 80 भी मिलेंगे, पर आज के टाइम पे इसको 92 कंफर्म कर दिए गए 2023 के टाइम पीरियड में। इसको हम कहते हैं, चार इंपॉर्टेंट ये आप नाम याद रखिएगा, इनको चारों को गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। राइट एवरीवन। तो ये इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसलिए तीनों ठीक लिखी हुई है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यहाँ तक थे आपके पूरे टॉपिक्स। बाकी आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आप लोगों ने यहाँ पर बोला है वीडियोस बनाने के लिए, पर उतने कमेंट्स अभी भी फिर भी नहीं आए हैं। बच्चे वीडियोस तो काफी देखते हैं, बट कमेंट्स उतने नहीं आए। आई वॉन्ट कि एवरीवन शुड कमेंट ऑन द वीडियोस। कमेंट करिए सब लोग, ताकि मैं आप लोगों के साथ और यहाँ पर वीडियोस जो है वो और इंटरेक्टिव वीडियोस को भी यहाँ पर डेवलप कर सकूं। तो ट्राई टू मेक डू मोर कमेंट्स ऑन द वीडियोस, सो दैट और ज्यादा यहाँ पर वीडियोस यहाँ पे बनाई जा सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।